नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। महंगाई गई तेल लेने। जी हां, इन 4 शब्दों में ही महंगाई, आम आदमी और उससे जुड़ा महंगाई का खेल आपको पता चल गया होगा। आज की तारीख में जब कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है। जब लोग बीमारी की महामारी से उबरने के बाद अपने सपनों को दोबारा उड़ान देना चाहते हैं, तो महंगाई उनकी जिंदगी को 2 जून की रोटी के आगे बढ़ने नहीं दे रही। इन सब के बीच तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। इसने आम आदमी के और आम आदमी की आमदनी दोनों को प्रभावित किया है। आखिर महंगाई कंट्रोल में हो तो हो कैसे? आखिर आम आदमी को राहत कैसे मिले? क्योंकि कई राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाने के पक्ष में ही नहीं है। एक और जहां आम आदमी को यह बताया जा रहा है कि उनके टैक्स देने से ही देश का विकास होगा, लेकिन सवाल तो यह भी है कि जब लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो टैक्स वो देंगे कैसे? जब बाजार में रौनक नहीं होगी तो लोग सामान खरीदेंगे कैसे? और अगर दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो महंगाई अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगी। आज अगले 1 घंटे हम महंगाई पर ही चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के पास महंगाई को लेकर निपटने का कोई प्लान है भी या नहीं। तो आज की बहस शुरू करने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं राजनीतिक प्रवक्ताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। उत्तर प्रदेश की जनता अभी पूरी तरह से कोरोना की पीड़ा से उभर नहीं पाई है। अभी भी लोग परेशान हैं, बीमार हैं, पोस्ट कोविड की परेशानियों से जूझ रहे हैं। दुकानें बंद रही या थोड़ी थोड़ी दुकानें खुलना शुरू हुई हैं, लोग आना शुरू हो रहे हैं। पूरी तरह से अभी रिकवर नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, ये सारी सरकारें जनता को लगातार परेशान कर रही हैं। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा था। ये चुनाव में नारा था। देश की जनता इस नारे के पर भरोसा कर, और जस्ट उसका उल्टा हुआ। महंगाई की इतनी चरम सीमा हो गई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रसोई गैस, खाद्य तेल, आप जिस चीज़ का भी जिक्र करें, हर तरफ आप देखेंगे कि महंगाई की मार साफ तौर पर नज़र आ रही है। लोगों के बीच में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इस महंगाई से निजात मिलेगी कैसे? सरकारें तकनीकी तौर पर भले ही कुछ भी तर्क रखती हों, लेकिन आम जनता तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि उसको इन बढ़ती हुई रोज़मर्रा की चीज़ों से कुछ निजात मिल जाए, क्योंकि कोरोना काल में एक एक शख्स, एक एक व्यक्ति प्रभावित हुआ है। आमदनी पर सीधा असर हुआ है, रोज़गार पर संकट है, और ऐसे में आमदनी अगर कम हो और खर्चे लगातार बढ़ रहे हों और उसमें भी महंगाई का तड़का लग रहा हो, तो फिर आम जिंदगी कैसे इस समय गुजर बसर हो रही होगी, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हर तरफ आप देख रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। सब्जी से लेकर के डीजल पेट्रोल तक सब महंगा है, और ऐसे में अब आम आदमी ये जानना चाहता है कि आखिर इस महंगाई से कब निजात उसको मिलेगी। मिलेगी भी इस महंगाई से निजात या नहीं, ये भी आम आदमी जानना चाहता है, क्योंकि चुनावी साल में वादे खूब होते हैं, महंगाई से निजात देने की भी बातें होती हैं, लेकिन महंगाई से निजात दिलाने का ठोस प्लान क्या है और कब तक आम आदमी इसी तरह से इन बढ़े हुए दामों से परेशान रहेगा, सवाल उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हर एक चीज़ के दाम, आप जिस वस्तु को भी इमेजिन करें, आप हर चीज़ के दाम आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। सब्जियों से लेकर के खाद्य तेल तक, रसोई गैस तक, और फिर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम हर चीज़ को महंगा कर रहे हैं। और ख़ासतौर से डीजल का जब दाम बढ़ता है तो आपको पता है कि ये सीधे तौर पर महंगाई पर इसका जो असर है वो साफ नज़र आता है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के अंदर आधे से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है माल का, कच्चे माल का या बने हुए माल का, वो सब ट्रकों के ज़रिए होता है। और डीजल पर आधारित ये जो पूरी व्यवस्था है वो सीधे दाम बढ़ने की वजह से महंगाई को बढ़ाती है, क्योंकि डीजल का दाम बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का बढ़ना, और ऐसे में हर शख्स जो कि जुड़ा हुआ है सीधे इस चेन से, वो अपने घाटे की भरपाई करने के लिए दाम बढ़ाता है। और ऐसे में इसका जो अंतिम असर है उस आखिरी शख्स पर पहुंचता है जो कि उस प्रोडक्ट को खरीद रहा होता है, और ऐसे में महंगाई की मार से फिर आम आदमी परेशान होता है। लेकिन अब इससे निपटने का या इससे निजात दिलाने का क्या प्लान है सरकार के पास, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद नज़र आ नहीं रही। डीजल पेट्रोल आप देखें, डीजल लगभग
90 के ऊपर और 100 रुपए को पेट्रोल भी पार कर चुका है। रसोई गैस की कीमतों में भी कॉमर्शियल के प्राइस में इजाफा हुआ है और वैसे भी आप देखेंगे तो घरेलू एलपीजी का सिलेंडर भी कई बार इसके जो दाम हैं वो बढ़ चुके हैं और लगातार बढ़ रही बेतहाशा महंगाई से आम आदमी परेशान है और सबके जहन में सिर्फ और सिर्फ ये सवाल कि आखिर कैसे इस महंगाई से निजात आम इंसान को मिलेगी। तो महंगाई से निजात कैसे मिलेगी, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये मुझे लगता है देश का भी इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। नाहिद लारी खान जी, बहुत स्वागत आपका। कविता अरोरा हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक व्यापारी हैं। कविता अरोरा जी, स्वागत आपका। अल्पना श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रही हैं, अर्थशास्त्री हैं। अल्पना श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत। राजेश चौधरी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। राजेश चौधरी जी, आपका भी स्वागत। और प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि सवाल सब सत्ता पक्ष से ही पूछना चाह रहे हैं। सरकार की ओर उम्मीद की नजर से लोग ये देख रहे हैं कि भाई जो महंगाई बढ़ रही है उससे निपटने का क्या प्लान है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, हर चीज के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी परेशान है। क्या प्लान है, क्या बता सकते हैं, कैसे आम आदमी को महंगाई से निजात मिलेगी? राजेश जी। देखिए, हमारे देश के अंदर रेट की जहां तक बात है, दरों की बात करेंगे तो मार्केट इस बात पे डिपेंड करता है कि मांग और आपूर्ति का अंतर कितना है। मान लो कोई चीज कम पैदा हो रही है तो स्वाभाविक रूप से उसके रेट बढ़ जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि थोड़ा इस समय माहौल है महंगाई का। और कई चीजों को देखेंगे तो आज हम जो है आलू की यदि बात करेंगे तो आज भी मार्केट में 10 रुपए किलो आलू मिलता है। सब्जियों की यदि हम बात करेंगे तो सब्जी तो सीधे किसान के खेत से आती है। बरसात के समय में हर साल प्रतिवर्ष आप देखेंगे तो इस समय पे थोड़ा सा सब्जी महंगी होती है, पर यदि सब्जी महंगी बिकती है तो उसका सीधा लाभ किसान को मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम बात ही करते लाभ देने की जो बात आप कर रहे हैं, बैठक लखनऊ के लोगों ने सबने कवर। चलिए राजेश जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है। मैं अल्पना जी, सबसे पहले आपका ही रुख कर लेता हूं। अल्पना जी, मुझे एक अर्थशास्त्री होने के नाते बताएं, चूंकि तर्क अपने अपने रखे जाएंगे यहाँ पर। सत्ता पक्ष बताएगा कि भाई उसके पास क्या तैयारी है या वो उसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है, विपक्ष आरोप लगाएगा, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे क्या आप बता सकते हैं, समझा सकती हैं, अभी जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, चाहे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य तेल, हर चीज के दाम हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, क्या कोई प्लान आपको नजर आ रहा है या कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें थोड़ी सी भी आदमी को राहत की कोई गुंजाइश हो या मिल जाए? कुछ नजर आ रहा है? कैसे देखें इस बढ़ती हुई महंगाई को? अल्पना जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। एज अ इकोनॉमिस्ट मैं ये देख रही हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सरकार के पास दो रास्ते हैं, या तो इसको जीएसटी में ले आए, सारे हमारे पेट्रोल, डीजल, इन सबको, और अगर जीएसटी में नहीं लाती है तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करे, क्योंकि देखा जाए पेट्रोल की बेस प्राइस तो बहुत कम है, आज की डेट में भी 32-33 रुपए है, लेकिन टैक्सेस इतने ज्यादा है। सेंटर को मिलता है 33 रुपए उसका, और स्टेट को भी 26 रुपए मिलता है। डिनर कमीशन आपका 4 रुपए हो जाता है। से तो सब आम पॉकेट। सरकार कह रही है कोविड मोर मनी सप्लाई करे, ऐसा तो है नहीं कि देश को चलाने के लिए आपके पास नीतियां नहीं हो सकती। चलिए अल्पना जी, एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर किसी के यहाँ पर कोई टीवी या मोबाइल फोन पर या कोई स्पीकर चल रहा है तो उसको कृपया म्यूट कर लें, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी के पास भी। अगर अल्पना जी कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं आम आदमी के बारे में सोचना तो पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा प्राइस बढ़ता है पेट्रोल या डीजल का तो उसका असर हर तबके पे, हर सेक्टर पे पड़ रहा है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो दवा दारू हो, चाहे वो यातायात हो, या आम आदमी का घरेलू बजट की अगर हम बात करें, हर चीज पे जब इफेक्ट पड़ रहा है तो डिमांड कहीं ना कहीं घटेगी। अगर डिमांड घट गई, जो कि रिकवरी फेज में है, तो सरकार के लिए एक और मुसीबत आ जाएगी।
इकोनॉमी ऊपर जाने की जगह रिसेशन की तरफ चलने लगेगी, तो कहीं ना कहीं टैक्सेस कम करने होंगे, किसी भी फॉर्म में करे, किसी भी रूप में करे। वरना सरकार अब अगर इस पे कोई सख्त कदम नहीं लेती है तो आने वाले समय में इकोनॉमी सच में बहुत स्लगिश हो जाएगी, और जो हम 22% की पिछले क्वार्टर में ग्रोथ या रिकवरी देखे हैं, हम उसे ग्रोथ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ रिकवरी है, तो वो रिकवरी भी रिसेशन में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत टफ सोचना पड़ेगा, चाहे वो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ाए जैसे अमेरिका ने किया, उन्होंने नोट छापे और देश को उस चीजों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम मान रहे हैं टफ समय है, पेंडेमिक है, सरकार के पास पैसा कम है, कोविड का सिचुएशन है, बट कहीं ना कहीं हमें सोचना तो एज एन इकोनॉमिस्ट भी पड़ेगा। जो भी नीति आयोग में लोग बैठे हैं, पर्सनली भी हम कुछ लोगों को उनमें जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब बात आती है कि हम मिडिल मैन को या नीचे के तबके को किस हद तक दबा सकते हैं। रिच बिकमिंग मोर रिच, पुअर बिकमिंग मोर पुअर, तो कहीं ना कहीं फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं बिल्कुल बहुत बड़ी बात कल्पना जी आपने कही है, क्योंकि आखिर में आकर के जो सारी धुरी है वो मिडिल क्लास के ऊपर फंस जाती है, क्योंकि टैक्स भी देना है, महंगाई से भी जूझना है, लेकिन राहत की कोई गुंजाइश अभी फिलहाल दिख तो रही नहीं। कविता अरोरा जी का भी मैं रुख कर लेता हूं, एक व्यापारी। कविता अरोरा जी, एक व्यापारी होने के नाते क्या कुछ बता सकते हैं आप भी? ये महंगाई से तो लोग परेशान हैं, आम आदमी भी, लेकिन व्यापारी होने के नाते भी क्या इंपैक्ट हो रहा है उधर भी आपको नजर आ रहा है? कैसे देख रही हैं इस सिचुएशन को कविता जी? बिल्कुल, एज अ व्यापारी होने के नाते मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी हम लोग पे तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि अल्पना जी ने अभी बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो बीइंग अ होटेलियर, मेरा अपना होटल है, तो मैं उसके हिसाब से बताती हूँ, हमारी हॉस्पिटैलिटी के लिए सरकार ने कोई राहत नहीं दी हमें। तो हम लोग को हर चीज़ महंगी है। अगर सब्जी महंगी है, सामने जो ग्राहक आता है वो चाहता है सस्ता मिल जाए कुछ, तो सस्ता तो हम कुछ दे नहीं सकते। जब हमें ही महंगा मिल रहा है तो हम कहाँ से उनको सस्ता दे देंगे? जो रिफाइंड 70 रुपए था, आज वो 180 रुपए है। सिलेंडर जो 450 रुपए मिला करता था घरेलू सिलेंडर, आज वो 945 हो गया, और कमर्शियल सोचिए कहाँ पर पहुंच गया होगा। तो हम लोग, और हमें तनख्वाहें भी देनी है, हमको लोगों को भी रखना है, उनकी वो भी बेचारे अगर वो भी तनख्वाह की ज़्यादा मांग करते हैं तो हम भी कहाँ क्या कर सकते हैं। कोरोना काल के बाद हमारा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफ़र करी है, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ये सबसे ज़्यादा, और सरकार ने हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं किया। ना हमें बिजली में राहत दी, ना हमें जीएसटी में राहत दी, ना हमें टैक्सेस में राहत दी। और बीइंग अ सिंगल लेडी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी इस मंच पे कि स्कूल्स के लिए भी हमें कोई राहत नहीं मिली। जैसे कि हमारे बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, मेरी बेटी खुद हॉस्टल में है देहरादून में, 1 रुपए की फीस मुझे कम नहीं हुई, 2 साल घर बैठा के मुझे पूरी फीस देनी पड़ी। तो आप सोचिए, ना तो कमाई ना कुछ, और कहाँ से आदमी फीस दे? या तो अपने घर के जेवर बेचे या अपना कुछ बेचे और सब करे दवा। फिर कोरोना काल में बीमारी आई, मेरी मदर खुद बीमार हो गई और कोरोना काल का शिकार हो गई। 5 मई को उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं। हॉस्पिटल में लूट, हर जगह लूट। सरकार जी से मेरी यही अनुरोध है, विनती है कि हम लोग के लिए भी कुछ सोचें, व्यापारी कर के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा, या तो जैसे अल्पना जी ने कहा, जो रईस हैं बहुत रईस हैं, जो गरीब हैं जो बहुत गरीब हैं, बीच वाला मारा जा रहा है। कितने लोगों की नौकरी चली गई, उन्होंने, आप सोचिए, ईएमआई पे अपना गाड़ी खरीदी होगी या ईएमआई पे घर खरीदा होगा, और जिनकी जॉब चली गई कोरोना काल में, क्या किया उनके लिए सरकार ने? मेरा ये सवाल है एज अ व्यापारी, एज अ आम आदमी, कि जितना सफरर हम लोग हैं कोई भी नहीं है। जो ऊपर बैठा है वो रईस बनता जा रहा है, और जो बेचारा गरीब है वो तो गरीब है ही है, उसका तो छोड़ ही दीजिए आप। तो सरकार कुछ अपने चीजों में कटौती करें, कहीं करें तो कुछ हम लोग के लिए भी राहत हो। नाहिद लारी खान जी, आपका भी मैं रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी राजेश जी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी इस समय हम लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, टफ सिचुएशन है, वो ये भी मान रहे हैं। मैं आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं नाहिद जी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मेरी वॉइस एको कर रही हो, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आलू जो है 10 रुपए किलो मिल रहा है। मतलब कहाँ चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं वो। 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है और नया आलू 30 रुपए किलो मिल रहा है। आलू वो सब्जी है जो हर खाने
में अभी डालते मैडम हैं। नया आलू तो आया अब भी नहीं आप है बाजार बताइए में। कि क्या एक गरीब आदमी 30 नया रुपए आलू किलो कहाँ से आ आलू गया? खा पुराना सकता है? आलू चल रहा है, और 10 मैं रुपए खुद किलो, जितना एक चाहिए आपको महिला मैं हूँ, भिजवा अपने दूं आपके व्यापार घर। भी चलाती हूँ। आप समझे कि बैगन 60 रुपए किलो है, भिंडी 40 से 50 रुपए किलो है, लौकी 30 रुपए किलो है, परवल 70 रुपए किलो है। मैं रोज खरीदती हूँ और ये मैं रेट आपको वो बता रही हूँ जो बहुत तोल-मोल करके खरीदती हूँ। क्या एक गरीब आदमी, क्या एक मध्यम वर्ग का परिवार क्या इतनी महंगी सब्जियां खा सकता है? अरे मैं तो ये कहती हूँ कि जो है महंगाई आई नहीं है, ये मोदी सरकार द्वारा लाई गई है। जिस प्रकार से नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल में लोगों की यूं ही कमर तोड़ दी गई और लोगों के पास नौकरी नहीं, कारोबार नहीं, पैसा नहीं, फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, टूटी हुई चप्पलों को, जूतों को मरम्मत करा करा कर पहन रहे हैं, लोगों की थाली खाली है। आप देखिए जनमानस का पेट और गाल कैसे पिचक गया है। और इन लोग के ऊपर देखिए आप, बीजेपी सरकार का इतना कहर तोड़ रखा है महंगाई का कि इनको तरस नहीं आ रहा। रोज टैक्स लगा लगा कर लोगों की जेबों में टाका डालने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के लोग जो है 4000 रुपए किलो का मशरूम खाते हैं, विदेशी मशरूम खा रहे हैं, विदेशी ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। आप देखिए कैसे बीजेपी के लोग मोटे हो रहे हैं, चल नहीं पाते हैं। आपको लखनऊ का बताएं कि जिस प्रकार से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अभी कल के अखबार में आया था, फैसला किया है कि शुक्रवार से माल भाड़े की बुकिंग में 25% महंगा करने का फैसला लिया है। मतलब इन्होंने कहा कि टोल टैक्स भी बढ़ गया है, बीमा किस्त भी महंगी हो गई है, मोटर व्हीकल्स के पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं, ट्रैफिक के जो नियमावली में जुर्माना वो भी महंगा हो गया। इसलिए उन्होंने माल भाड़ा अब 25% महंगा कर दिया है। मतलब लखनऊ से अगर गोरखपुर जाना है तो पहले 10,000 था भाड़ा, अब 11,500 हो गया है। वाराणसी पहले भाड़ा था 10,500, अब 13,000 हो गया है। आजमगढ़ पहले भाड़ा था 10,500, अब 13,000 हो गया है। बरेली पहले भाड़ा था 11,000, अब 13,000 हो गया। अब आप समझिए कि इससे महंगाई यूं ही आसमान छू रही है। अब क्या महंगाई और आसमान छू जाएगी जब 25% माल भाड़े में इजाफा हो गया है। हर चीज महंगी और महंगी होने वाली है। यहाँ तक जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वो भी 10% महंगी हो ठीक गई है नाहिद जी, आज ये कुल मिलाकर के बात आपने एक बहुत सारी अहम- बातें रखी हैं। मैं एक रिएक्शन और लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप और भी बातों को इसमें ऐड करेंगे। नहीं, मैं प्रियंका जी के पास भी, हाँ केवल एक अहम बात आपको जी, बता जी। रही हूँ, केवल एक सेकंड और। देखिए जो जीवन रक्षक दवाएं आज अखबार में आया है वो 10% महंगी हो गई है। मतलब इससे महंगे होने से आम जनमानस जो है उनका बजट चरमरा गया है। अब आप ये समझिए कि जो दवा, जैसे ये दवा रोजावेल 330 मैडम की आवाज नहीं आ रही है। आयुष जी, मैं सुन नहीं पा रहा मैडम को क्या बोल रही है। 184 रुपीज की थी, अब 202 रुपीज की हो गई है। यूडीलिव 300, ये पहले 500। ठीक है, मैं समझ गया। आप कुल मिलाकर जीवन रक्षक दवाओं पर भी आपने बताया कॉस्ट बढ़ी है, लोगों को दिक्कत होगी इससे। ठीक है, क्या कर रही है सरकार, वो तो सवाल मैं पूछ ही रहा हूँ ना। राजेश जी बैठे, अभी मैं फिर पूछूंगा। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका जी आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा। चीजें कि इन्होंने महिलाओं को घर चलाना मुश्किल कर दिया। गैस सिलेंडर पिछले 9 महीने में 190 रुपए बढ़ चुका। पूछना चाहती हूँ कि ये वही गैस सिलेंडर है जिसे इन बीजेपी की जो महिला नेत्रियां हैं वो बहू बनकर सड़कों पर रखा करती थी। आज तो तुम्हें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो सास बन गई है। इसलिए मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो दाल के प्राइस है, ये कड़ुए तेल का प्राइस है, ये दूध का प्राइस है, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। महिलाएं घर चलाएं तो कैसे चलाएं? आप यहाँ पर देखिए एक बिजनेस लेडी बैठी हुई है, वो अपनी व्यथा सुना रही है कि ना तो उन्हें बिजनेस में कोई सपोर्ट दिया गया, ना उनकी बच्ची की स्कूल की फीस में कोई सपोर्ट दिया गया, ना ही उन्होंने अगर कोई लोन ले रखा होगा उसमें कोई सपोर्ट दिया गया होगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज महिलाएं क्या करें, कैसे अपना घर चलाएं? ये बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे ही बता दें। इन्होंने तो कह दिया, अपना जो है इतश्री कर दिया कि हाँ महंगाई तो है, और एक्सक्यूज क्या देते हैं ये महंगाई का? पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो एक्सक्यूज देते हैं कि ये मौसम का काम है, ये मौसम की वजह से बढ़ा हुआ है, ये कहीं तो ये जो ओपेक कंट्री है उसकी वजह से ये बढ़ा हुआ है। तो आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? आप अपनी एक्साइज ड्यूटी कब कम करेंगे? डीजल और पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी आप ले रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं, क्या उससे जनता का भला करेंगे आप? गैस सिलेंडर, आपने उज्ज्वला की बात करते हैं, आप बड़े बड़े तीर मारते हैं, और उसके बाद हकीकत यह है कि कोई भी ग्रामीण महिला उस सिलेंडर को रिफिल कराने पे पूरी तरह से असमर्थ है। वो साइड में घर में एक शोपीस बन के पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस तरह से जहाँ एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना काल के चलते छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी परेशान है, बिजली की दरें उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है,
और आप देखिए किस तरह से ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है, और इतिहास में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल आज की डेट में महंगा मिल रहा है। सीएनजी गैस जो यूज होती है यातायात में, वो भी 62% बढ़ चुकी है, जो नेचुरल गैसेस होती है। पूछना चाहती हूँ कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है, उस तरह से आमदनी तो बढ़ नहीं रही किसी इंसान की। और मद्देनजर रखते हुए कोरोना काल को मैं पूछना चाहती हूँ सरकार ने कहाँ पर रियायत दी है, बड़ी बड़ी बातें, और आज नौबत ये आ गई है कि इन्हें फ्री राशन बांटना पड़ रहा है, क्योंकि लोग असमर्थ है, राशन जुटाने तक के लिए असमर्थ है। तो आज उसको क्या कर रहे हैं, ये उत्सव की तरह मना रहे हैं, जो जहां इन्हें शर्म आनी चाहिए कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रहे हैं, उन्हें जरूरत पड़ रही है, वहां ये उत्सव मना रहे हैं। और आप देखिए कि आप सिर्फ पोस्टर लगाने में, ये जो पैसा खर्च करते हैं, ये पोस्टर लगाने में खर्च करते हैं। अगर उस पैसे को इन्हें वाकई में जनजीवन के उद्धार के लिए खर्च किया होता, तो मैं समझती हूँ किसी के भले में चला जाता। पोस्टर और बैनर लगाकर आप उत्तर प्रदेश नहीं बना सकते, ना ही गड्ढे भर सकते हैं और ना ही महंगाई कम कर सकते हैं। वास्तविकता ये है, आज महिलाओं को महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। हर चीज के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ने से इनडायरेक्टली डायरेक्टली खाने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, चाहे वो का प्राइस हो, चाहे वो किसी भी फल या सब्जी का प्राइस हो, सरकार हर को चीज इसीलिए का प्राइस जनता बढ़ेगा। चुनती ही है कि भाई उनकी समस्या का पूरा समाधान होना चाहिए। अब मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूं, राजेश जी, कोई तो एक ऐसा काम बताइए कि जिससे कि जनता को ये लगे कि हाँ आपने उस मुद्दे पर ऐसा काम किया है कि वो उम्मीद भी करे कि हाँ महंगाई से कम उसको राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तो ऐसा नजर आ नहीं रहा परिदृश्य में कहीं। जो आरोप यहां पर लगे या जो सवाल यहां पर उठे, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें राजेश जी। प्रियंका जी ने 2-3 बातें कही। 2014 में जब हमने सरकार संभाली, उस समय सरकार सिलेंडर की कीमत 1241 रुपए थी। उस पर सरकार सब्सिडी दे, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। उस समय 1241 रुपए का सिलेंडर था और अभी 859 रुपए का हम दे रहे हैं। ये सब्सिडी उस समय देते थे। और जो चोरी होती थी गैस सिलेंडर की, गैस एजेंसी पे जो धांधली होती थी, उसे रोकने का हमने कहा। सुनिए ना, अब बात सुनिए, आप सुनिए, मैंने धैर्यपूर्वक सुना है ना आपको, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको, आप सकती है, जब आज मैं बोलना जानता हूँ, आप सुनिए ना, आप दूसरे की बात नहीं सुनती हो, करती रहती हो। मैं देखता हूँ आप शांतिपूर्वक सुनिए। जब मैंने आपको सुना है तो मुझे अपनी बात रखने का हक है, या फिर मुझे इस पैनल से बाहर कर दो। बैठ के कम से कम शब्दों का चयन ठीक करिए। शांतिपूर्वक सुनिए बात। जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो बात सुनिए, उसके बाद जब आपका नंबर आए तब जवाब देना। नहीं, ये जो लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं महिलाओं के लिए, आप काफी दुखद है। राजस्थान के अंदर आज कांग्रेस की सरकार है। आप ये बताइए, पंजाब के अंदर और सेंटर में किसकी सरकार है, वो याद है कि नहीं, भूल गए। वहाँ इन्होंने क्या किया? नहीं, सेंटर के लिए क्या किया? सेंट्रल में किसकी सरकार है? किया मिडिल क्लास के लिए, जरा बताएं ना। किसकी सरकार है? हमने कोरोना काल में फ्री में राशन देने का काम किया है, उसको ये शर्म की बात बताती है? गरीब आदमी बिल्कुल शर्म की बात है। अगर आप गरीब क्यों है, वो इनको अच्छा लगेगा? क्यों गरीब है? आज भी गरीबी 7 से 8 साल हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, 5.5 साल हो रहा है आपकी यूपी की गवर्नमेंट को, डबल इंजन की सरकार में, और गरीबी नहीं खत्म कर पाए आप लोग। कांग्रेस के नेताओं का कब्जा था, आप लोग चोरी कर देते वहां बैठ करके, हमने उस चोरी को समाप्त तो अब आप चोरी कर रहे हैं बैठ के। और रही बात सब्जी की, तो जब बरसात का समय होता है, सब्जी देखिए आ गए अपनी सीएफ पर आ गए। बरसात होगी, फिर मौसम ठंडी होगी, फिर गर्मी होगी, पर सस्ता कुछ नहीं। तोरई महंगी है, टमाटर महंगा है, तो उसका लाभ सीधा किसान को मिलता है। आप किसान के डीजल के दामों पे आएंगे, आप गैस के प्राइस पे आएंगे, आप सरसों के तेल के प्राइस पे आएंगे, आप ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी हुई, इस पे आएंगे। आज डीजल पेट्रोल का रेट ज्यादा है, तो आज एक्सप्रेस वे बनते हैं इस देश में। आज दिल्ली से मेरठ जाने से कुछ नहीं होगा, तथ्यों पे बात करिए तभी समझ में राजेश आएगा। जी, जेब में पैसा ना हो, राजेश जी मेरा सवाल सुनिए। राजेश जी देखिए, राजेश जी तथ्यात्मक बात करिए। एक्सप्रेसवेज बनाना किस कॉस्ट पर एक्सप्रेसवेज बनाना? जेब में पैसा नहीं होगा, उस एक्सप्रेसवे पर आदमी कैसे चलेगा? मैं खाऊंगा नहीं तो मैं गाड़ी चलाऊंगा क्या? और गाड़ी में डलाने के लिए तेल नहीं होगा तो एक्सप्रेसवे पर क्या चलेंगे?
बैलगाड़ी। पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है तो डलाने वाले की, जिसके पास गाड़ी है वो तेल भी डलाना जानता तो आप है। इनकार कर दीजिए ना, आप ये मानिए, आप ये मत कहिए, ये मत कहिए कि फिर महंगाई है, आप ये इनकार कर दीजिए। राजेश जी, आप ये इनकार कर दीजिए कि महंगाई नहीं है। महंगाई सिर्फ विपक्ष की एक उपज है, विपक्ष की देन है। और जितना सिर्फ विपक्षियों को महंगाई लग रही है, यहाँ पर बैठी हुई है जो दो आम महिलाएं हैं उनको लग रही है, एक अर्थशास्त्री को भी महंगाई लग रही है, एक व्यापारी को भी लग रही है। दो तो राजनीतिक मेहमान है, हो सकता है कि वो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हो इसलिए उनको महंगाई नजर आ रही हो। इनकार कर रहे हैं क्या महंगाई नहीं है? पेट्रोल पंप पे लाइन लगी है इसका मतलब महंगाई नहीं है। लोग सब्जी खरीद रहे हैं इसका मतलब महंगाई नहीं है। लोग घर के अंदर खाना पका रहे हैं इसका मतलब महंगाई नहीं है। लोगों के घरों के अंदर चूल्हे जल रहे हैं इसका मतलब महंगाई नहीं है। राजेश जी, ये कैसा तर्क है? राजेश जी, 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 2014 में फिर क्यों कह रहे थे? 2014 में क्यों कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में क्यों कहते थे भाई? उस समय भी किसान को फायदा होता था जब महंगी सब्जी बिकती थी, उस समय भी पेट्रोल पंप पर लाइन लगती थी, लोग पेट्रोल उस समय भी भरवाते थे, तब क्यों कहते थे आप लोग? उनकी महंगाई राजेश जी, राजेश जी, उनके काल की महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की महंगाई नहीं है। मंच दे दीजिए, उस पर भाषण देना चालू कर दीजिए। जो कांग्रेसी लूट करके देश को खाते थे, आज कोई माई का लाल आरोप लगा के दिखाते हैं सरकार के किसी मंत्री। तो अब महंगाई से क्या करें राजेश जी? महंगाई में क्या करें हम लोग, ये बताएं राजेश जी, ये बताएं महंगाई में हम लोग क्या करें? अभी क्या करें? कांग्रेस को कोसें कि कांग्रेस की वजह से महंगाई है? नहीं, क्या करें बताइए, क्या करें? साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है। 150 रुपए 200 रुपए में तेल खरीदें, 100 रुपए में पेट्रोल डलवाएं, एक्सप्रेसवेज आपने बनाए इसलिए हम लोग उसकी ये कॉस्ट दें, आप ये कह रहे हैं ना। आज आप जो चीज आलू पर चर्चा नहीं करेंगे, आज आप प्याज पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो महंगी नहीं है। आपको भी चर्चा उसी पे करनी है जो महंगा बिक रहा होगा, आपको सरकार में कमी निकालनी है भाई आलू जी। आज उस पर भी चर्चा करिए जो सस्ता मिल रहा है। आलू पे चर्चा होती थी, प्याज पे चर्चा होती थी, सब्जियां महंगी है थोड़ी, वो बरसात के कारण से 1 महीने इंतजार करिए, उसके बाद सब्जी आ जाएगी। तो बरसात भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होती है क्या खाली? सीधा किसान को। अरे राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, बरसात केवल क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होती है क्या? जब सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो आप तो जो और भी कांग्रेस की जब सरकारी थी तब आप क्यों कहते थे कि सब्जी के दाम कैसे बढ़ गए? बरसात में उस समय भी बढ़ते थे दाम। नहीं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक स्पेशल बरसात होती है जिसके पीछे छुपना है आपको। राजेश जी, राजेश जी, महंगाई पर बात क्यों ना हो? राजेश जी, महंगाई पर बात क्यों ना हो इस देश के अंदर? मुझे ये बताएं ना। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 100 रुपए का पेट्रोल भरवा लें, 100 रुपए का पेट्रोल भरवा लें, 200 रुपए का सरसों का तेल ले लें। तो ये लोग प्रवचन दे रहे हैं यार टेलीविजन में बैठ के कांग्रेसी। अरे उनको छोड़िए ना भाई, ठीक है वो आपके राजनीतिक विपक्षी दल हैं, वो तो आप पर सवाल खड़ा करेंगे। एक इकोनॉमिस्ट बैठी हुई हैं, एक इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बैठी हैं और एक व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अभी न जाने कितने और लोगों के स्टेटमेंट में चर्चा से पहले सुना चुका हूँ। आम आदमी तो परेशान है ना। आम आदमी के लिए आप मुझे बताएं, राहत के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखो, आम आदमी की राहत के लिए सरकार हर काम कर रही है और इससे ज्यादा लोकप्रिय सरकार अभी नहीं आई है। कांग्रेस की तरह से आज भ्रष्टाचार नहीं है, आज रोड बनता है, नहीं है भ्रष्टाचार, आज बिजली गांव-गांव जाती है, आज गांव-गांव सड़क से जोड़ रहे हैं, आज किसान के खाते में किसान सम्मान निधि जाती है। राजीव गांधी कहते हैं 100 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का खाद्य तेल, लेकिन आम आदमी बहुत खुश है, ऐसा राजेश जी कह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी बहस में चर्चा महंगाई पर, और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसको लेकर के आप इससे उबारने की कोशिशें किस स्तर पर हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर आदमी इस समय ये जानना चाह रहा है सरकार से कि आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई से उसको निजात कैसे मिलेगी। कोरोना काल में अगर हर चीजें प्रभावित हुई हैं तो आम आदमी उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि उसके पास रोजी रोटी के लेकर के और इसके अलावा महंगाई से निपटने को लेकर के तमाम तरीके की जो चुनौतियां हैं वो बरकरार हैं। और ऐसे में अगर दिन प्रतिदिन इस तरीके की महंगाई बढ़ रही हो तो हर कोई ये जानना और समझना चाह रहा है कि आखिर
ये महंगाई से निजात उसको मिलेगी तो मिलेगी कैसे, और सरकार के पास इसका क्या कोई प्लान भी है, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। और आज इसी पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अल्पना जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। अगर एक अर्थशास्त्री के होने के नाते मैं आपसे ये समझना चाहूं, क्योंकि यहां पर तो पॉलिटिकल बातें खूब होती रहेंगी, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते क्या अप्रोच आपको गवर्नमेंट के लेवल पर वो दिख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक, कि कोई ऐसी कोशिश या कोई ऐसी उम्मीद की किरण आम आदमी को नजर आ जाए कि हाँ, महंगाई से आने वाले ही कुछ समय में सही चलिए कुछ निजात मिल जाएगी, या अभी फोकस आपको कहीं और नजर आता है? कैसे देखती हैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते अल्पना जी, क्या अप्रोच अभी नजर आ रही है आपको कोई? देखिए, एक कुछ कार्य तो चल रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, डिमांड को बढ़ाने का वो भी एक तरीका है कि आप हैवी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। लेकिन जो सवाल आज का मुद्दा है महंगाई, उस पे कोई ठोस कदम नहीं है। जैसे घर का एक बजट होता है, आपके पास पैसा होता है और आप 10 जगह अपना एलोकेशन करते हैं, उसी तरह देश में सरकार के पास कुछ पैसा होता है जिसको वो एलोकेट करती है। अब बात वहीं पे आ गई है कि अगर आपको लग रहा है कि पेट्रोल या डीजल के, क्रूड ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या आपका घर का बजट उतने दाम को रेजिस्ट कर सकता है, बढ़े हुए दाम को झेल सकता है या नहीं। तो अभी तक क्या था कि आम आदमी झेलता चला जा रहा था, जो भी इंटरनेशनल क्रूड का प्राइस बढ़ रहा था गवर्नमेंट पास ऑन करती जा रही थी कंज्यूमर पे, और कंज्यूमर उसके आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब एक ब्रेक इवन पे पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 100 का आंकड़ा पार किए हुए भी अब काफी दिन हो गए हैं, और हमें लग रहा है कि अब क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में और बढ़ेगा, तो सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और उसके पास दो ही रास्ते हैं, दो ही तीन विकल्प हैं। ज्यादा विकल्प आफ्टर कोविड, मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है, कोविड के बाद सरकार को सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट या तो वो इसको जीएसटी में लाएं, जो कि निकट भविष्य में दिख नहीं रहा है, तो उनके पास एक का है कि वो थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी कम कर दें जिससे आम आदमी को राहत मिल जाए, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मनी छपवाएं और मनी इन सर्कुलेशन बढ़ाएं ताकि आम आदमी को थोड़ी राहत मिले। वो कहीं ना कहीं जो डिमांड है, सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि इस डिमांड को घटने ना दे। जो 22% का हमारा जीडीपी रिकवरी हुआ है, वो अगर घट गया नेक्स्ट क्वार्टर में, नहीं, लेकिन अल्पना जी ऐसे ये कैसे होगा? क्योंकि जो डिमांड बढ़ रही है, लोगों के पास उसको खर्च करने के लिए पैसे का भी तो होना जरूरी है ना। अगर चीजें बढ़ती नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं तो कैसे हम खर्च करेंगे? हमारी तो इफिशियंसी उससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा है कि सरकार किसी मूड में है किसी भी तरह का टैक्स को कम करने के। तो सरकार को टैक्स जब तक वो कम नहीं करेगी, आम आदमी के शोल्डर से श्रग ऑफ नहीं करेगी, डिमांड घट जाएगी और हम रिसेशन में चले जाएंगे। तो कोई ठोस नजर नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से, कोई ऐसी बात कही गई हो, कोई संकेत दिया गया हो हमारे वित्त मंत्री सीतारमन्ना जी की ओर से कि हाँ, हम आने वाले समय में एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे, या इसको जीएसटी गैमेट में लाएंगे, या इन्फ्लेशन कम करने के लिए हम ये कदम उठाएंगे। ऐसा कुछ भी फिलहाल हमें एक हफ्ते 10 दिन की न्यूज में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि इनके पास 2 या 3 रास्ते हैं। तो अगर ये ऐसा नहीं करती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है बहुत ज्यादा है। हाँ, मानते हैं कि कोविड के बाद, सेकेंड वेव के बाद थोड़ी सी बेटर सिचुएशन में हम 1 महीने में अल्पना आए जी, हैं। लेकिन आपने जो एक लाइन की जो टिप्पणी कर दी ना कि क्योंकि वो अप्रोच दिख नहीं रही, आपने एक अर्थशास्त्री होने के नाते कहा, हालांकि आपने कुछ ऑप्शन जरूर दिए हैं। नाई जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता आपके सवाल है, लेकिन एक सवाल मेरा कविता जी से भी। कविता जी, एक व्यापारी होने के नाते मैं चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो आप थोड़ा पॉइंट वाइज क्या बता सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय आप क्या फेस कर रही हैं, और आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा जो आप बता सकें यहां पर, कि कम से कम यहां पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भी सुने और अगर उनसे हो सके तो कुछ उसका समाधान करने की कोशिश हो। कविता जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय आपके सामने? सबसे बड़ी समस्या है कि मैंने इससे पहले भी आपसे ये बात बोली कि सबसे बड़ी समस्या हमें है कि हमें किसी चीज़ की राहत नहीं दी गई, ना टैक्सेस में, जीएसटी में। खास तौर से आप सोचिए, 2.5 साल से हम लोग का धंधा तो बिल्कुल बंद है, 2 साल से जब से कोरोना काल। टैक्सेस भी जमा करने हैं, बिजली के बिल भी एज इट इज आ रहे हैं,
वो हमें जमा करने हैं, नहीं जमा करेंगे काट दिए जाएंगे। आप देर से जमा करोगे पेनल्टी लग जाएगी। टैक्सेस है उनको जमा ही करना है, जीएसटी ऑन टाइम रिटर्न फाइल करनी है, हमें करनी ही करनी है, उसमें कोई राहत हमें नहीं मिली। प्लस हमें अपने कर्मचारियों को सरकार ने हिदायत दी कि आप अपने कर्मचारियों को भी नहीं निकाल सकते, उन्हें आप सैलरी दीजिए। अब आप 2 साल जो भी हमारा धंधा बंद रहा उसमें हमें सैलरी सबको देनी पड़ी। आप कहाँ तक अपने घर से दोगे, आप ये बताएं सरकार हमें। प्लस महंगाई की वजह से ना अब फिर रिस्ट्रिक्शंस हो गए कि 50 आदमी की पार्टी होगी, इससे ऊपर पार्टी नहीं होगी। चलिए बात समझ में आता है कोरोना काल में इस बात का, लेकिन उसमें भी अब पार्टी कैसे आए हमारे पास जब इतनी महंगाई है। वो कह रहे हैं कि इस रेट पे दीजिए, हम उस रेट पे दे ही नहीं सकते क्योंकि डीजल के रेट इतने ज्यादा, उससे सब्जियों के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए। हम हमारे को मीट आउट ही नहीं, हमारी कॉस्ट ही नहीं मीट आउट हो पा रही है। हम कहाँ से दें बताइए। महंगाई आसमान छू रही है। सिलेंडर, गैस, तेल, आप कोई भी चीज ले लो। अगर डीजल, जैसे ही अल्पना जी ने कहा, जैसे इकोनॉमिक्स जी ने कहा कि जब डीजल ही बढ़ जाएगा तो हमारी हर चीज बढ़ जाएगी, कोई उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। तो सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि इस चीज पे वो मुद्दे पे नजर, अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कि इन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद कितनों की नौकरी चली गई, तो वो बेचारे कैसे काम कर रहे हैं। हमें भी कितनों को आधे स्टाफ को बिठाना पड़ा कि भाई हम नहीं मीट आउट कर सकते, 10 लोग हैं तो 12 लोगों में काम कर लें, या 12 लोग हैं तो 8 लोगों में काम कर लें, इस तरीके से काम चलाएं। लेकिन सैलरीज देनी पड़ी क्योंकि एक प्रोटोकॉल था, तो हम लोग को कुछ कट डाउन करके उनको सैलरीज देनी पड़ी, पर देनी पड़ी जो कि हमें अपनी जेब से देनी पड़ी। तो हम अब अपनी जेब से कहाँ तक खाते फिरें। ठीक है, नाहिद लारी खान जी, कि हमारे को ना टैक्सेस में, ना जीएसटी में, ना किसी चीज में, बिजली के बिल में किसी चीज की कोई राहत नहीं। नाहिद लारी खान जी, से कहना चाहती हूँ, हमारे भाई से समान है, लेकिन देखिए एको कर रही, जरा वॉइस ठीक करवा दीजिए। ठीक है नाहिद जी। जिस प्रकार से वो हम सब महिलाएं बैठी हैं, हेलो आपको आवाज आ रही है? जी जी। देखिए हम सब महिलाएं बैठी हैं और हम सब महिलाएं जो हैं अपने घर गृहस्थी चलाती, बजट चलाती हैं घर का। कम से कम हम महिलाओं के सामने जो है विस्फोट ना करें, जो रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं तमाम चीजों के, चाहे सब्जी हो चाहे गैस सिलेंडर हो, उसको विस्फोट ना करें। क्योंकि हम लोग रोज जो है सब्जियां खरीदते हैं। जो मैंने बताया भी, प्याज का रेट जो है 30 रुपए किलो है। आलू कहाँ सस्ता, आलू का रेट तो 20 से 30 रुपए किलो। ये सब जो रेट्स अभी मैंने आपको वेजिटेबल्स के बताए, ये रोज ठेले वाले मोहल्ले गुजरते हैं, वो रेट्स मैंने आपको बताया। और ये इधर 2-3 दिन पहले का रेट बताया। अब ये रिटेल का रेट है। हमारे पास जो है, हम गाड़ी से जो है मंडी तक नहीं जाएंगे खरीदने सस्ते में, क्योंकि जो है अब डीजल पेट्रोल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, तो ये तो 9 की लकड़ी 90 का खर्चा हो जाएगा। और फिर जिस प्रकार से अभी गैस सिलेंडर की आप बात कर रहे थे, गैस सिलेंडर का रेट देखिए, जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी तो 390 था। आज जो है लखनऊ में 922 रुपए 50 पैसे है। और नेपाल की अगर आप बात करें, आप समझिए कि ये लोग बार बार कहते हैं कोरोना काल की वजह से ये स्थिति हो गई। नेपाल एक छोटा सा मुल्क है और गरीब देश है, वहाँ तेल जो है भारत से जाता है, वहाँ जो है तेल का दाम 50 रुपए प्रति लीटर है। वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को अपनी जनता की फिक्र है। वहाँ की सरकार तो अपनी जनता की जेबों पर डाका डालने का काम नहीं कर रही है। जिस प्रकार से भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जिस प्रकार से अपनी जनता के जेबों पे डाका डालने की काम कर रही है, आप ये समझिए कि बीजेपी को महंगाई का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट है कि बीजेपी को 17,000 करोड़ रुपए चंदा में मिला। और ये किसने चंदा दिया है? ब्लैक मार्केटर्स और जमा। आपने कुछ दिया क्या? उनको फायदा पहुंचाने की बातें आप जो ये आरोप लगा रही हो, आपने कुछ किया क्या? बीजेपी जो है कविता जी कांग्रेस की प्रवक्ता नजर आ रही है मुझे तो। इसलिए बीजेपी को मालूम है कि इनकी सत्ता अब जाने वाली है और अगले 100 चलिए, किसने चंदा दिया किसने नहीं दिया इस पर हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ठीक है, महंगाई पर रहते हैं आज। राजेश जी एक बार फिर से देखिए, व्यापारी की जो समस्या है कम से कम उसका समाधान कर दीजिए, या फिर हमारे अल्पना जी ने जो बात कही अर्थशास्त्री होने के नाते कि एक अप्रोच जो दिखनी चाहिए वो नजर आ नहीं रही है, कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, पूरी दुनिया आज आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है, आर्थिक मंदी है पूरी दुनिया के अंदर, उसका असर हमारे देश पे भी है। और आपने देखा होगा सरकार कोशिश कर रही है किसी भी तरह से डीजल पेट्रोल का जो रेट है उसको हम कैसे कम करें।
वहाँ अभी की जीएसटी सरकार परिषद की जनता बैठक की हुई, जेबों में डाका नहीं प्रस्ताव डाल रही रखा, है, कई सरकारों ने लेकिन उसका भारत की समर्थन किया। सरकार, भाजपा कांग्रेस की सरकार, जितनी सरकार है वो उसका अपनी विरोध जनता कर की रही थी, फाइट आम कर आदमी रही है। पार्टी की सरकार ये विरोध अपनी कर रही जनता थी। की जेबों में क्यों डाका गैर डाल रहे भारतीय हैं? जनता वो पार्टी की जो चूसने का सरकार काम थी कर वो रही कह है रही थी सरकार। जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए डीजल पेट्रोल को। तो अब एक तरफ तो आप महंगाई कंट्रोल करना चाहते हो और एक तरफ आप जो है जीएसटी और इन सब पे दूसरे आपके विचार हैं, तो कैसे यह संभव है? और डीजल पेट्रोल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में महंगा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां रेट गिर रहा होगा और यहाँ महंगा हो रहा होगा। ये चिंता का विषय है निश्चित रूप से। और मैं बहुत सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ कहता हूँ कि कोरोना काल में दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज चट्टान की तरह खड़ा हुआ है राजेश और जी, इस लेकिन संकट से भी उभर जाएगा। राजेश जी, इस अल्पना संकट जी से ने भी यही उभर बात के तो आएगा। कही। राजेश जी, ऐसा नहीं अल्पना है। जी ने यही बात की। ठीक है, देखिए आप पॉलिटिकल जवाब आप ठीक है, आप पॉलिटिकली उसको दें, लेकिन अल्पना जी एक अर्थशास्त्री होने के नाते यही कह रही हैं कि जो 20% की ग्रोथ अभी दिख रही है, लोगों के पास अगर इसी तरह महंगाई चलती रही, पैसा नहीं हुआ, तो हम लोग रिसेशन में चले जाएंगे। वो अप्रोच नहीं नजर आ रहा। जिस समय लॉकडाउन हुआ, जितनी फाइनेंस से संबंधित व्यापार है, चाहे किसी ने गाड़ी के लिए लोन लिया होगा, चाहे होटल के लिए लोन लिया होगा, दुकान में लिया होगा, लिमिट से लोन लिया होगा, सब में सरकार ने 6 महीने की छूट दी या नहीं दी? अभी इनको कहिए ना चुप रहे जरा। नहीं जी, नहीं जी, चुप रहे, इनका नहीं जी, नंबर नहीं आने वाला ठीक है, है। नहीं जी, कोई नहीं सुना, नहीं जनता ही जी, नहीं नहीं सुनती है। जी, नहीं जी, आपने अपनी बात रख ली, इनकी नहीं जी, आवाज आपने अपनी जनता बात रख ली, अब सुनती उधर से है। भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इनकी आवाज अखिलेश यादव सुनते ठीक है, हैं। नहीं जी, यहाँ नहीं पे जी, देखिए मैंने आपको आपको इसीलिए पूरा ज्यादा वक्त काम दिया, कर मैंने दिया। आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, आपने इनको अपनी बात रखी। धैर्यपूर्वक अब सुना है, सुनते तो हैं, मुझे अब राजेश जी को भी सुनते दिया हैं, जाए। उनकी बात भी सुननी जरूरी है ना, क्योंकि जनता उनकी बात भी सुन रही है ना। सुने तो जनता की भाई वो क्या बता रहे हैं। नहीं जी, नहीं जी, जनता को भी सुन लेने दे। नहीं जी, जनता को महिला शक्ति का सम्मान करते हुए बोला, मैं भी बीच में इंटरफेयर कर सकता था। मैं महिला शक्ति का सम्मान करते हुए नहीं बोला, नहीं मैं इनको डिस्टर्ब कर सकता था। नहीं जी, ये तो सुनना एकदम चाहिए ना। झाग दे देखिए, रही और है। जो बात जैसे राजेश जी लग कह रहा रहे हैं वो है जनता भी जैसे सुन रही है ना। पकड़ाई आपकी होगी। बात सही लगेगी जनता को तो वो आपके फेवर में, इनकी बात सही लगेगी तो इनके फेवर में। सुनते हैं उनकी सरकार बात। गंभीर है, सरकार चाहती है महंगाई पर कंट्रोल हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो महंगी हैं, और मैं तो निवेदन करूंगा इनसे, इन्हीं के दाएं बाएं सब साथ काम करने वाले राजनीतिक दल हैं। कांग्रेस आज क्यों जीएसटी के अंदर नहीं लाना चाहती डीजल पेट्रोल को? उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, नोएडा से दिल्ली जाएंगे, अरे ठीक है वहाँ राजेश डीजल जी, महंगा राजेश बिकता जी, है। अभी आखिर में उत्तर जो प्रदेश से जीएसटी काउंसिल की राजस्थान की बैठक हुई, सीमा के निर्मला अंदर सीतारमण किसी को जिसमें घुसेंगे, लखनऊ में तो वहाँ मौजूद थी, डीजल उसमें महंगा उत्तर बिकता प्रदेश भी एक है। राज्य तो था इनकी जो जिसने दोगली जीएसटी के बातें दायरे हैं में ना, लाए जाने का जो विरोध इनकी किया दोहरी था। नीति है, उनको इससे जनता सिर्फ ऐसा नहीं है पहचानती कि है। कांग्रेस ही विरोध सब कर रही जानते है, हैं। उत्तर प्रदेश भी उन आज राज्यों में चारों से था तरफ जिसने उत्तर विरोध प्रदेश किया में था कि योगी हो जीएसटी रहा में है, नहीं सबके आना बावजूद। चाहिए। राजेश जी, अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक जो लखनऊ में हुई, निर्मला सीतारमण जिसमें मौजूद थी, उत्तर प्रदेश भी एक राज्य उसमें था जिसने विरोध किया था कि जीएसटी में नहीं आना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पर सिर्फ आरोप मत लगाएं। अल्पना जी, कोई बेसिक पॉइंट आप बता सकते हैं कि फोकस अगर अभी प्राइमरी तौर पर भी अगर हम समझना चाहें कि हाँ अगर शुरुआत ही अभी हम यहां से करना शुरू कर दें तो इसके फौरी जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएंगे, क्या सरकार को करना चाहिए? ठीक है, नहीं जी, अरे नहीं जी, ठीक है, नहीं जी। अल्पना जी, प्लीज रिपीट, मुझे सुनाई नहीं दिया। टीवी पे बैठ के हल्ला कर लेंगी। अल्पना जी, मैं ये कह रहा हूं कि फौरी तौर पर भी अगर हमको राहत पहुंचानी हो जनता को तो कोई ऐसे बेसिक पॉइंट आप बता सकते हैं? आपको लगता है कि सरकार अगर अभी इस पर फोकस कर ले तो उसके हमको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल, थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी कम कर ले तो कम से कम हम सस्टेन तो रहेंगे, चीजें बढ़ेंगी तो नहीं, जिस दिशा पे है उस पे स्थिर हो जाएंगे। अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं कर सकती तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दे या फिर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आ जाए। कहीं ना कहीं से एक आम आदमी को बास्केट में थोड़ी सी राहत देगी। तो जो डिमांड मार्केट में बहुत घट गई है कोरोना काल में, सरकार के लिए भी चैलेंज है, सरकार ने बहुत अच्छे कदम भी उठाए हैं, मैं इन चीजों को डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि भारत में रिकवरी काफी फास्ट हुई है, वी शेप रिकवरी आसान नहीं है और देशों में सस्टेन करने की, उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में बनाए रखने की। और इसलिए मुझे लग रहा है जो बात आप कह रही हैं वो राजेश जी के बहुत माध्यम से जरूरी है कि ये और जो कम से कम डिमांड सरकार बढ़ सोचे। मार्केट ठीक है। में क्रिएट हो अल्पना रही जी, है, अब बहुत ये माफी के घट साथ ना मुझे जाए। रोकना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हाँ, महंगाई से निजात कैसे मिलेगी ये सवाल अभी भी जनता के जहन में है और देखना यह है कि क्या सरकार इस कोरोना काल के बाद भी महंगाई से कोई निजात जनता को दे पाती है या फिर नहीं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।